नमस्कार दोस्तों, आज के कंकॉल डिकोडेड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। यह कंपनी है स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड। यदि आपने अब तक इसे केवल एक यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में देखा है, तो Q4 FY26 की मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। मैनेजमेंट अब केवल स्पिनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात नहीं कर रही है। उनका लक्ष्य धीरे धीरे एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां यार्न के साथ साथ प्रोसेस्ड फैब्रिक्स और गारमेंट्स में भी कंपनी अपनी उपस्थिति मजबूत करे। यही इस पूरी निवेश कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। FY26 कंपनी के लिए एक मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण वर्ष रहा। रेवेन्यू लगभग 2,496 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष के समान स्तर पर रही। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार देखने को मिला। एबिटा लगभग 286 करोड़ रुपए रही और एबिटा मार्जिन बढ़कर लगभग 11.5% हो गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 120 करोड़ रुपए रही। Q4 में रेवेन्यू लगभग 637 करोड़ रुपए रही, जबकि एबिटा लगभग 85 रुपए तक पहुंच गई और मार्जिन बढ़कर 13.4% रही। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि बेहतर यार्न रियलाइजेशन, कॉटन यार्न की मजबूत मांग और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स ने मार्जिन इंप्रूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस कंकॉल की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा क्वार्टरली नंबर्स नहीं थी। सबसे बड़ी कहानी है 1,000 करोड़ रुपए का ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। मैनेजमेंट ने ओडिशा में लगभग 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। पहले चरण में लगभग 1.5 लाख नए स्पिंडलेस लगाए जाएंगे, जिससे कंपनी की कुल स्पिंडल कैपेसिटी लगभग 5.3 लाख तक पहुंच जाएगी। यह मौजूदा क्षमता की तुलना में लगभग 40% की वृद्धि होगी। मैनेजमेंट ने बताया कि कमर्शियल प्रोडक्शन FY27 की तीसरी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में लैंड एक्विजिशन, मशीनरी ऑर्डर्स और कंस्ट्रक्शन सभी निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इतनी बड़ी कैपेसिटी की आवश्यकता क्यों है? मैनेजमेंट का उत्तर स्पष्ट था। वर्तमान में कंपनी लगभग 95 से 96% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है। यानी मौजूदा संयंत्रों में अतिरिक्त मांग को पूरा करने की बहुत सीमित क्षमता बची है। यदि एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों मजबूत रहती हैं, तो नई कैपेसिटी ग्रोथ का आधार बनेगी। साथ ही ओडिशा प्लांट की लोकेशन कंपनी को पूर्वी भारत के ग्राहकों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी सहायता मिलेगी। लेकिन ग्रोथ केवल कैपेसिटी एक्सपेंशन से नहीं आने वाली। दूसरा बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी ने मार्वल डायर्स प्रोसेसर्स और सौभाग्या सेल्स से जुड़े स्ट्रैटेजिक ट्रांजैक्शंस को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य केवल दो छोटी कंपनियों का अधिग्रहण करना नहीं है, बल्कि यार्न से आगे बढ़कर प्रोसेस्ड फैब्रिक्स और गारमेंट्स में प्रवेश करना है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 12 से 18 महीनों तक फोकस इंटीग्रेशन पर रहेगा। उसके बाद इन व्यवसायों का विस्तार किया जाएगा। यदि यह रणनीति सफल होती है, तो कंपनी केवल रॉ यार्न बेचने के बजाय अधिक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेच सकेगी, जिससे मार्जिन्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिकवरी। मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि कई वर्षों बाद उन्हें लगभग सभी प्रमुख बाजारों से बेहतर डिमांड दिखाई दे रही है। चीन की ओर से कॉटन यार्न की मांग बढ़ी है। बांग्लादेश में भी चुनावों के बाद कारोबार में सुधार के संकेत मिले हैं। इसके अलावा भारत का कॉटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। मैनेजमेंट का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में कई कमजोर स्पिनिंग यूनिट्स बंद हो चुकी हैं, जिससे उद्योग में कंसोलिडेशन हुआ है। यदि डिमांड मजबूत रहती है, तो यह कंसोलिडेशन संगठित और कुशल कंपनियों के लिए लाभकारी हो सकता है। चौथा ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया UK और इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। मैनेजमेंट ने विशेष रूप से कहा कि यदि ये FTAs निर्धारित समय के अनुसार लागू होते हैं, तो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा अवसर बन सकता है। उनका मानना है कि भारत भविष्य में ग्लोबल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। नई कैपेसिटी और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इसी दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है।
पांचवां ग्रोथ ड्राइवर है रिन्यूएबल एनर्जी। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अनुसार कंपनी लगभग 40.3 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट में निवेश कर रही है। इससे अगले वर्षों में बिजली लागत में लगभग 15 करोड़ की वार्षिक बचत होने की संभावना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पावर कॉस्ट एक महत्वपूर्ण खर्च होती है, इसलिए यह परियोजना कॉस्ट कंपेटिटिवनेस को बेहतर बना सकती है। अब अवसरों की बात करें। पहला अवसर नई ग्रीनफील्ड कैपेसिटी है। दूसरा अवसर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के माध्यम से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में प्रवेश है। तीसरा अवसर एक्सपोर्ट मार्केट्स का विस्तार है। वर्तमान में कंपनी 30 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति रखती है और 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। चौथा अवसर इंडस्ट्री कंसोलिडेशन है, जहां आधुनिक और कुशल कंपनियां अधिक लाभ उठा सकती हैं। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। पहला जोखिम कॉटन प्राइसेस और यार्न स्प्रेड्स का है। मैनेजमेंट ने स्वीकार किया कि वर्तमान में स्प्रेड्स मजबूत हैं, लेकिन यह चक्र समय के साथ बदल सकता है। हालांकि उन्होंने निकट भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। दूसरा जोखिम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने और कैपेसिटी रैंप अप का है। इतनी बड़ी परियोजना में समय और लागत दोनों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण होगा। तीसरा जोखिम ग्लोबल डिमांड का है। एक्सपोर्ट बिजनेस चीन, बांग्लादेश और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर करता है। यदि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां कमजोर होती हैं, तो डिमांड प्रभावित हो सकती है। चौथा जोखिम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जीक्यूशन है। फैब्रिक्स और गारमेंट्स में सफल विस्तार के लिए अलग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता होगी। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले 12-18 महीनों तक इंटीग्रेशन सबसे महत्वपूर्ण चरण रहेगा। अब अंतिम प्रश्न, क्या स्पोर्टकिंग की आगे की दिशा मजबूत दिखाई देती है? मेरे अनुसार स्पोर्टकिंग को केवल एक यार्न मैन्युफैक्चरर के रूप में देखना उचित नहीं होगा। मैनेजमेंट धीरे धीरे इसे एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी बनाने की दिशा में काम कर रही है। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट ग्रोथ और इंडस्ट्री टेलविंड्स, ये सभी आने वाले वर्षों की रणनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हालांकि निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि नई कैपेसिटी कितनी तेजी से उपयोग में आती है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कितना सफल रहता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सकारात्मक परिस्थितियां कितने समय तक बनी रहती हैं। फिलहाल Q4 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल का संदेश संतुलित लेकिन आशावादी रहा। मैनेजमेंट ने निकट अवधि में बेहतर मार्जिन्स, मजबूत डिमांड और दीर्घकालिक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी पर भरोसा व्यक्त किया। यही कारण है कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल कंपनीज में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए स्पोर्टकिंग इंडिया अध्ययन योग्य कंपनी बनी रह सकती है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।